हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू। ये है हमारी स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ गेट एंड आईएएस वीडियो सीरीज, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इन दोनों स्ट्रीम्स के बच्चे अगर प्रिपेयर कर रहे हो आईएएस या फिर गेट एग्जामिनेशन के लिए, तो उनको किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे फोकस करना है, किन सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कैसे करना है। हम लोग फ्रेंड्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देख चुके हैं कैसे प्रिपेयर करना है, हम लोग देख चुके हैं ईएमटी कैसे प्रिपेयर करना है, हम लोग सिग्नल्स एंड सिस्टम्स देख चुके हैं, माय फेवरेट सब्जेक्ट। आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। कंट्रोल सिस्टम्स, नियंत्रक कहते हैं ना हिंदी में, नियंत्रक। देखिए, कंट्रोल सिस्टम जो है फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आपके दोनों ब्रांचेस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दोनों ब्रांचेस के लिए, वेदर यू आर अपियरिंग इन आईएएस और गेट, आपके लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईसी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए। गेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये सब्जेक्ट नेचुरली एक बहुत ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, और गेट आपका मैथमेटिकल एग्जाम ही होता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड चेक करते हैं, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही नाइसली फिट हो जाता है गेट के स्कीम में। ये सब्जेक्ट जो है आपका, इट इज हाईली मैथमेटिकल सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का बहुत ही क्लोज कोरिलेशन है मेरे फेवरेट सब्जेक्ट सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के साथ। जब आप पढ़ेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, वहां पे आप देखेंगे कि अगर आपके पास कोई कॉजल एलटीआई सिस्टम होगा, तो उस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के जो भी पोल्स हैं, वो आपके लेफ्ट हाफ या राइट हाफ के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं कि सिस्टम अगर कॉजल है तो किस तरफ जाना है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, एक कॉजल एलटीआई सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स, इट कैन हैपन ओनली इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। इसी कॉन्सेप्ट से आपका नया सिस्टम जनरेट होता है या नया सब्जेक्ट जनरेट होता है, कॉल्ड एज कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम का जो उत्पत्ति है, इसकी जो बर्थ है, वो होती है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के एक कॉन्सेप्ट से। एक अकेला कॉन्सेप्ट जो है सिग्नल सिस्टम का, कॉजल एलटीआई सिस्टम के जो पोल से लेफ्ट हाफ में होने चाहिए, वहीं से आपका एक पूरा नया सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम बन के बाहर निकलता है। सिग्नल्स एंड सिस्टम आपका मोस्टली मैथमेटिकल एनालिसिस होता है। कंट्रोल सिस्टम्स आपका एनालिसिस होता है एक्चुअली में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है दुनिया में, उनके बारे में, फिजिकली रियलाइजेबल सर्किट्स, उनके बारे में, जैसे कि सर्वो मोटर, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, लीड लैग कॉम्पनसेशन स्कीम्स, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह के जो फिजिकली रियलाइजेबल सर्किट्स है, उनका स्टडी होता है कंट्रोल सिस्टम्स में। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का जो सब्जेक्ट है, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए जरा सिलेबस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप देखिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग से लेकर के फीडबैक प्रिंसिपल, ट्रांसफर फंक्शन, राउथ हार्विट्ज, नाइक्विस्ट, बोर्ड प्लॉट, रूट लोकाई, स्टेबिलिटी एनालिसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर, स्टेट स्पेस मॉडल, सिग्नल फ्लो ग्राफ वगैरह, इन टॉपिक्स को मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका कवर्ड है। बेसिकली हम लोग शुरुआत करते हैं आपके सिग्नल फ्लो से या फिर ब्लॉक डायग्राम से, ये आपका बेसिक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपके स्टेडी स्टेट एनालिसिस के अंदर, जिसमें कि हम लोग टाइम डोमेन में स्टेडी स्टेट आउटपुट क्या है उसको एनालाइज करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए रूट हार्विट्ज को, और रूट लोकस को हम लोग देखते हैं टाइम डोमेन में फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस। अगर आपको फ्रीक्वेंसी की एनालिसिस करनी हो, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टेबिलिटी देखनी हो, तो फॉर दैट वी हैव बोर्ड प्लॉट एंड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। हालांकि नाइक्विस्ट तो आपका बोथ टाइम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी डोमेन का क्राइटेरिया दे देता है। इसके अलावा कुछ फ्रिंज टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉम्पनसेशन हो गया, किसी फ्रीक्वेंसी पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फेज देना हो, कुछ फेज घटाना हो, उसके लिए आपका लैग लीड कॉम्पनसेशन चलता है। कंट्रोलर्स हो गए, ये आपका टाइम डोमेन में सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। स्टेट स्पेस मॉडल जो है, ये आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, खासकर अगर आपको स्टेट वेरिएबल फीडबैक मॉडल पे क्वेश्चन आने लगे हैं। इस टॉपिक पे आपको आईएएस के कन्वेंशनल पेपर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनफैक्ट आए भी हैं और आ भी सकते हैं। अगर आप एक बार इलेक्ट्रिकल के हिसाब से वेटेज देखें गेट एग्जामिनेशन में फॉर द पास्ट 10-11 ईयर्स, मैंने डेटा लिया 2010 से, देखिए 8, 9, 10 कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड, इसका एवरेज आपको अबाउट 9 to 10 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा सब्जेक्ट का। तो इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिकल पीपल ऑल्सो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को देखें तो ब्रॉडली सेम टू सेम सिलेबस है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है।
स्टार्ट करेंगे हम लोग विद ट्रांसफर फंक्शन, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ब्लॉक डायग्राम वगैरह, फीडबैक मैकेनिज्म। फिर हम लोग स्टेडी स्टेट एनालिसिस करेंगे, ट्रांजिएंट्स को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे, टाइम डोमेन में राउथ और नाइक्विस्ट और रूट लोकस को भी देखेंगे, कॉम्पनसेशन स्कीम्स को देखेंगे, कंट्रोलर्स का टॉपिक यहाँ पे भी आता है, ऑल्दो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ है बट यहाँ पे भी आता है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, डेरिवेटिव फीडबैक कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर वगैरह वगैरह, और स्टेट वेरिएबल मॉडल अगेन आपका काफी इंपॉर्टेंट आजकल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखिए वेटेज को, थोड़ा सा वेटेज इसमें कम है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल, बट स्टिल 8 to 9 मार्क्स तो हर साल आएंगे ही आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और अच्छी बात क्या है कि बोथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो ब्रॉडली सेम टू सेम, कोई ज्यादा अंतर नहीं। इसके अलावा इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ये सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जामिनेशन आईआईएस दोनों के लिए। बुक्स की बात करें फ्रेंड्स, कौन कौन से बुक्स चल रहे हैं मार्केट में, देखिए एक बुक है आपका बाय मिस्टर ए आनंद कुमार, अच्छी बुक है, काफी सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, गुड कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एंड वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। एक बुक है आपका भाई बख्शी एंड बख्शी, अच्छी बुक है, कई लोगों ने फॉलो किया है इस बुक को, हर किसी ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। लेकिन जो बुक मैंने फॉलो किया वो बुक है आपका बीएस मान के। इस बुक में बहुत ज्यादा सॉल्व्ड एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन जो भी है सारे क्वालिटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो मैंने कम वक्त में तैयारी करनी थी मुझे, तो मैंने इस बुक को फॉलो किया बीएस मान के को, एंड आई एम थॉरोली सेटिस्फाइड विद दिस बुक। खासकर इस बुक में जो राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया है, इस बुक में जो राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया है और जो रूट लोकस के सवाल है एंड यस नाइक्विस्ट के जो सवाल है, दे आर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस। मतलब बहुत सही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इस बुक को पढ़ने से, एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको कोई एक बुक खरीदनी है तो आप बीएस मान के को खरीद सकते हैं। बट बीएस मान के में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम है, आपको लग सकता है कि थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपको अगर थोड़े हाई लेवल में जाना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप शॉम सीरीज की बुकलेट को ले लीजिए, इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ये बुकलेट आपका सारा काम कर देगी। बट अगर उतना हाई लेवल नहीं जाना है आपको बेसिक ही कॉन्सेप्ट चाहिए, तो भी आप इस शॉम सीरीज के बुक में से क्वेश्चन छांट के पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको लगे कि इररिलेवेंट है उस बुक को आप उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए इस बुक में से। अदरवाइज ऑल्सो दिस शॉम सीरीज बुक इज गुड इनफ। डी स्टेफानो नाम के प्रोफेसर ने लिखा है इसको, इट इज अ वेरी गुड बुक। बट आई स्टिल फील कि बीएस मान के की जो थ्योरी का सिंपल लैंग्वेज है और जो नंबर ऑफ सॉल्व क्वेश्चन है उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। आई विल सजेस्ट कि बीएस मान के सिंगल बुक से आपका सारा काम हो जाएगा। ज्यादा बुक्स पढ़ने की सलाह मैं कभी नहीं देता। अगर आपको प्रिपेयर करना है गेट या आईएएस एग्जामिनेशन के लिए, देन 1 ईयर का ही टाइम फ्रेम लेकर चला करिए। कभी भी द्विवर्षीय योजना या त्रिवर्षीय योजना, कुछ लोग तो पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, कभी भी नहीं बनाइए। 1 साल का टाइम मोर देन सफिशिएंट होता है। आप प्रिपरेशन करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। प्रिपरेशन का गाइडेंस सही होना चाहिए, आपका प्रिपरेशन का डायरेक्शन सही होना चाहिए। कहते हैं ना कि मिसडायरेक्टेड हार्डवर्क से कोई सफलता नहीं मिलती। आप किसी भी टॉपर से पूछेंगे, सब लोग कहेंगे हार्डवर्क इज की इंग्रेडिएंट। बात सही है, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, आपको चाहिए होता है बेसिकली थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? हार्ड वर्क डन इन राइट डायरेक्शन एंड इन मिनिमम एफर्ट, दैट इज कॉल्ड एज योर स्मार्ट वर्क। मुझे ये लगता है कि बीएस मान के अगर आप पढ़ेंगे तो आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करनी है तो गेट के पास क्वेश्चन लगा लीजिए, काफी है। उससे ही मन नहीं भर रहा तो आईएएस एग्जाम के पास से क्वेश्चन लगा लीजिए, ईएस एग्जाम के लगा लीजिए, काफी है इतना आपके लिए। इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। एक और बुक जो कि मैंने तो ट्राई नहीं किया, लेकिन कई लोगों ने बोला बहुत अच्छी बुक है, और नागरथन गोपाल की। मैंने इस बुक को ट्राई नहीं किया है, लेकिन इस बुक को बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, बहुत लोग प्रेफर करते हैं। आई कैन नॉट कमेंट अबाउट दिस बुक, अच्छी होगी नो डाउट। आइए कुछ सैंपल टॉपिक्स देखते हैं। आपकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट विद ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना, समेशन जंक्शन, मल्टीप्लिकेशन जंक्शन, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक को रिड्यूस करना। इसके ऊपर कन्वेंशनल क्वेश्चन आपके आईएएस में आते हैं। इसके अलावा गेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मच लाइक नेटवर्क में जो हम लोग टोपोग्राफी बनाते हैं, नेटवर्क में जो हम लोग ग्राफ एनालिसिस करते हैं, उसी के तरह ये टॉपिक भी होता है। इसमें जो मेसन्स गेन फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके आईएएस और गेट दोनों में आ सकते हैं। गेट में कई बार क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, डायग्राम देख के बताओ। ये तो बहुत सिंपल डायग्राम है आपके सामने, टफ डायग्राम्स भी आते हैं। ओके,
नेक्स्ट आता है आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, इसी में आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स भी आता है। मैंने आपके सामने एक टिपिकल सा ग्राफ बनाया है जिसमें कि आपका राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम वगैरह है। इन सभी के आपके प्रॉपर फॉर्मूले होते हैं, इन सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन करने की सलाह मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं कर सकते। फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह के डेरिवेशन एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं, बट स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में जो परसेंटेज ओवरशूट का, एरर का, राइज टाइम का, पीक टाइम का, सेटलिंग टाइम का डेरिवेशन है, ये आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाएंगे। आपको ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। मैंने इनके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला शीट बना लिया था या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने इन सारे फॉर्मूलेस को रखा था और इन सारे फॉर्मूलेस को रेगुलरली देखा करता था, ताकि मुझे फॉर्मूले हमेशा अपने टिप्स पे याद हो। ठीक है, ये टॉपिक आपका मोस्टली फॉर्मूला ड्रिवन टॉपिक है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल सवाल बहुत कम ही बनते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका राउथ हार्विट्ज, पूरा का पूरा मैथमेटिकल है। टेबल बनाइए, एनालिसिस करिए, बताइए कितने पोल्स लेफ्ट हाफ में, कितने पोल्स राइट हाफ में, सिस्टम स्टेबल है नहीं है। ये टॉपिक आपका शुरू हो जाता है। पहला उसमें आता है राउथ हार्विट्ज, इसमें आपको टेबल बनाना है और एनालिसिस करना है सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, इस पे बेस्ड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीएस मान के बुक में है कि अलग अलग सिचुएशन में आपको कैसे राउथ टेबल को एनालाइज करना होता है। रूट लोकस, मार्वेलस टॉपिक एंड मार्वेलस क्वेश्चंस इन बीएस मान के बुक, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। रूट लोकस आपका टाइम डोमेन में स्टेबिलिटी को बताने का एक तरीका है। इस टॉपिक पे बेस्ड कमर्शियल क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ सकते हैं, 15-20 नंबर के। गेट एग्जामिनेशन में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आराम से आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। रूट लोकस जो है, इसको समझने के लिए आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, जो कि हम लोग को क्लास 9th में और क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ईएमटी वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम्स नहीं, सिंपल XY प्लेन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए, बस उसके थ्रू आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको इस टॉपिक में दिक्कत होगी। तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले एक बार अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को जरूर याद कर लीजिएगा। रूट लोकस भी आपका टाइम डोमेन में ही यूज होता है। फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन वी यूज बोर्ड प्लॉट। बोर्ड प्लॉट काफी इजी टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके बीएस मान के में। बोर्ड प्लॉट से डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन को लिखना या ट्रांसफर फंक्शन देख के सीधा बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना, ये आपको सिंगल स्टेप में आना चाहिए, तभी आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, वैसे तो इजी टॉपिक होता है। सिंपली बोर्ड प्लॉट में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ड्रॉ करते हैं और फेज ड्रॉ करते हैं। इट इज मच लाइक योर फोरियर ट्रांसफॉर्म ओनली, रिप्लेस एस बाय जे ओमेगा, हो गया। ठीक है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा टफ होता है शुरू में समझना, इसको थोड़ा टफ तो देखिए होता है, बट एक बार आप समझ जाएंगे ना तो इससे इजी कोई तरीका है ही नहीं स्टेबिलिटी एनालिसिस करने का। क्योंकि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया ना कि सिर्फ टाइम बल्कि फ्रीक्वेंसी डोमेन का भी स्टेबिलिटी बता देगा आपको। बोथ, ये दोनों चीजें बता देगा आपको, टाइम का भी और फ्रीक्वेंसी डोमेन का भी। ओके, तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया इज द कोर ऑफ एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन बोथ। कॉम्पनसेटर छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि लीड कॉम्पनसेटर क्या होता है, लैग कॉम्पनसेटर क्या होता है, मैक्सिमम फेज कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लीड लैग कॉम्पनसेटर, इनको यूज करके सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। स्टेट वेरिएबल मेथड, दिस इज अ न्यू हॉट फेवरेट ऑफ एग्जामिनेशन, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं इसको। ठीक है, इस टॉपिक में आपको स्टेट स्पेस एनालिसिस करना आना चाहिए। एक्चुअली टॉपिक होता है आपका स्टेट स्पेस एनालिसिस का, उसमें से हम लोग दो चीजें और करते हैं। एक होता है आपका स्टेट वेरिएबल फीडबैक मेथड, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और एक होता है आपका इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट विथ मैकेनिकल सिस्टम्स। आपके सामने जो डायग्राम है इसमें देखिए आपके सामने एक मैकेनिकल सिस्टम रखा है, इसका मुझे वोल्टेज या करंट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना होता है। ये टॉपिक भी आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा एडवाइस क्या है इस सब्जेक्ट को लेकर के, देखिए सब्जेक्ट है आपका काफी ज्यादा मैथमेटिकल, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना कि आपका सिग्नल्स एंड सिस्टम होता है। क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो मैथमेटिक्स है ना, उसका कुछ ना कुछ फिजिकली रियलाइजेबल सर्किट्स के साथ रिलेशन होता है। तो आप एक्चुअली में देख सकते हैं कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन में तो डिफरेंट पैरामीटर्स, उनका क्या रोल है किसी सर्किट के अंदर। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक को ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो सिस्टम और ज्यादा स्टेबल होता जाता है, वगैरह वगैरह। इस सब्जेक्ट में प्रोसीड करने से पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें भी आपका यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, नॉट बाइलैटरल। क्यों?
क्योंकि बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप लिमिट लेते हैं टाइम t माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और आप यूनिलैटरल में लिमिट लेते हैं टाइम t इक्वल टू 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। कोई भी कॉजल सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है डेट इज ऑलवेज कॉजल, का मतलब होता है कि ht इज इक्वल टू 0 फॉर टाइम t लेस देन 0 एंड ht इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर टाइम t मोर देन 0। तो बाइलैटरल नहीं, आपको यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्लियर होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू कंट्रोल सिस्टम। तो आप लोग जब सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो वहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे खास फोकस दीजिएगा बिफोर यू स्टार्ट डूइंग कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को ठीक से पढ़िए, यूनिलैटरल के प्रॉपर्टीज को ठीक से पढ़िए, खासकर आपका जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम होता है और जो फाइनल वैल्यू थ्योरम होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आ सकते हैं। उसको आप कंट्रोल सिस्टम में रखिए या फिर सिग्नल सिस्टम में रखिए या फिर आप उसको गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में रखिए, आपके ऊपर है, लेकिन सवाल आ सकता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में कई सारे मेथड्स होते हैं, टाइम डोमेन मेथड, फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड, यानी कि आपका राउथ-हार्विट्ज, रूट लोकस, नाइक्विस्ट, बोर्ड प्लॉट वगैरह। इन सब मेथड्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने की बहुत जरूरत है। कई बच्चे क्या होता है कंफ्यूज कर जाते हैं कौन सा मेथड में हमें फेज मार्जिन मिलेगा, किसमें हमें गेन मार्जिन मिलेगा, कौन सा टाइम डोमेन का है, कौन सा फ्रीक्वेंसी डोमेन का है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी चाहिए हर मेथड के रिगार्डिंग, किस मेथड से हमें क्या डेटा आउटपुट में मिलेगा। मैंने आपको कई सारी टॉपिक्स अभी डिटेल में नहीं बताए क्योंकि छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, लाइक निकोल्स चार्ट भी होता है, MNN सर्कल्स भी होते हैं। इन सभी का क्लैरिटी आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन सा मेथड कब और कहाँ यूज करना है, किस मेथड से आपको क्या डेटा मिलता है। ठीक है, यूज शॉर्टकट्स इन एनालिसिस फॉर क्विक रिजल्ट्स। देखिए, कई बार आपको फॉर्मूला ड्रिवन क्वेश्चन आ सकते हैं, आप सीधा उनका यूज कर लीजिए फॉर्मूले का। ठीक है, कई बार आपके जब एनालिसिस के लिए क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला मत अप्लाई करिएगा। तो मैंने 5th पॉइंट लिखा है कि फॉर्मूला ड्रिवन अप्रोच कैन नॉट वर्क हियर, दिस अप्लाइज ओनली फॉर एनालिसिस मेथड्स। जैसे कि रूट लोकस का हो गया, नाइक्विस्ट का हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पे लोग एक गलती ये करते हैं कि रूट लोकस और नाइक्विस्ट से कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स को याद कर लेते हैं। ये मैंने कुछ बच्चों में देखा है, वो लोग क्या करेंगे कि रूट लोकस और नाइक्विस्ट से कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स को याद कर लेंगे और जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उस मॉडल को फिट करने की कोशिश करते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, दिस कैन बी अ डिजास्टर फॉर यू। कोई भी स्टैंडर्ड डायग्राम आपको याद नहीं करना है, कोई भी स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन का रूट लोकस या नाइक्विस्ट क्राइटेरिया बिल्कुल भी याद नहीं रखना आपको ऑन द स्पॉट ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप याद करके जाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपसे एग्जामिनेशन में। ठीक है, अच्छा, शॉर्टकट जो है सब्जेक्ट में कई सारे होते हैं। जैसे कि अगर आपसे बात करूं बोर्ड प्लॉट का, तो बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करने कई सारे शॉर्टकट होते हैं। बोर्ड प्लॉट अगर दिया हुआ है तो अगर उसे ट्रांसफर फंक्शन लिखना हो आपको HS, उसको लिखने के भी कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं। इन शॉर्टकट्स को आप लोग डेवलप कीजिए व्हाइल प्रैक्टिसिंग द सब्जेक्ट, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिकल, लेकिन सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। आप एक्चुअली में देख सकते हैं कि सिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे चेंज किया जा सकता है बाय वेरिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। पोल्स को थोड़ा शिफ्ट कर दिया, जीरोस को थोड़ा शिफ्ट कर दिया, फीडबैक चेंज कर दिया, सर्वो मैकेनिज्म लगा दिया, बैंडविड्थ को इंक्रीज करना है, एरर को कम करना है, कैसे करेंगे, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, टाइम डोमेन में देखो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखो, कितना एक्स्ट्रा गेन देंगे ताकि सिस्टम अनस्टेबल हो जाए, कितना एक्स्ट्रा फेज लेकर आ सकते हैं सिस्टम के अंदर। ये सारे एनालिसिस होते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर। दिस इज इंडीड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, बट इसमें जाने से पहले अपने मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करिएगा, उसके बाद ही सिस्टम को, ये सब्जेक्ट को सॉरी, आप समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दिस वीडियो वाज फॉर कंट्रोल सिस्टम्स। आपको कोई भी अगर डाउट हो रिगार्डिंग कंट्रोल सिस्टम्स तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट्स को मेंशन कीजिए। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।